नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सूरज टेक प्रो में आपका स्वागत है। और हमारा आज का जो टॉपिक्स है वो आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था उसके रिगार्डिंग। वो सबसे बड़ा स्कैम क्या था? तो वो था शारदा ग्रुप का स्कैम। तो शारदा ग्रुप का स्कैम कैसे हुआ और किस तरह से इसमें मतलब लोगों को फंसाया गया उसके रिगार्डिंग में है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक छोटा सा स्टोरी जानना होगा कि शारदा ग्रुप का कहानी क्या है। तो शारदा ग्रुप का स्टोरी स्टार्ट होता है साल 1970 से, जब दो दोस्त थे, शंकर आदित्य और चारू मजूमदार। ये जो दोनों दोस्त थे, ये दो दोस्त थे और इन लोगों ने साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक काम स्टार्ट किया। ये काम स्टार्ट हुआ आपको असम कि ग्रामीण क्षेत्रों से, जहां आम लोगों को, ग्रामीण किसानों को टारगेट बनाकर ये लोग वहां पे हथियार और गांजा का व्यापार करता था और आम लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काता था कि सरकार गलत है वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार के खिलाफ ये लोगों का जो ये भड़काने का नीति था, ये काफ़ी दिन तक नहीं चला। एक समय आया जब आम लोगों को इनके बारे में, इनके सच का पता चला और इन लोगों को ग्राम छोड़कर भागना पड़ा। तो जब इन लोग गांव छोड़कर गए तो ये इन लोगों का नाम बदल लिया इन्होंने। पहले तो नाम था शंकर आदित्य और एक का नाम था चारू मजूमदार। तो एक बन गया आपको सुदीप्तो सेन, जिसका नाम शंकर आदित्य था, और जिसका नाम चारू मजूमदार था वो बन गया हमारा अरविंद सिंह चौहान। इस तरह करके इन लोगों ने अपना नाम बदला। फिर बड़े बड़े लोगों से इन्होंने मीट किया, ऐसे ऐसे लोगों से जो कि बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, उनसे मिलना ये लोग स्टार्ट किया। ये लोग बिजनेस लाइन में आ गया और इन लोगों का फर्स्ट बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया था तो वो था शारदा ग्रुप, और जिसका स्टार्टअप 2006 में हुआ था। उस समय से लेकर स्टिल 2013 तक इन्होंने वेस्ट बंगाल में पूरी तरीके से वेस्ट बंगाल के लोगों को, बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को, असम के लोगों को, त्रिपुरा, इस जितने भी आसपास क्षेत्र है जो कि वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है, उन सभी में ये अपने स्कैम का जो पोंजी स्कीम था इसको इन्होंने चलाया। पूंजी स्कीम को इन्होंने चलाया और इसमें आम लोगों को इन्होंने मतलब टारगेट किया, जो कि मान लीजिए ऐसे लोग जो कि सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोग जो चाय बेचते हैं, ऐसे लोग जो ग्रोसरी वाले हैं, मिठाई वाले हैं, ऐसे लोग जो छोटे छोटे दुकानों में मजदूर हैं, ऐसे लोग जो कि कोई प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को ये लोग टारगेट करके एक चीट फंड्स का निर्माण किया। चीट फंड्स इट मीन्स कि एक, इससे पहले भी मेरी एक वीडियो है चीट फंड्स क्या होता है, आप समझ सकते हैं उससे। तो उसका स्टार्टअप इन्होंने किया। उसमें इन्होंने लोगों से पैसे लिए और लोगों से वादा किया कि 5 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और मार्केट्स में इन्होंने एजेंट्स छोड़ा और वो एजेंट्स का काम क्या था कि आम लोगों से पैसे कलेक्ट करके लाना और इनको देना और अपना कमीशन लेना। कंपनियां एजेंट्स को बहुत अच्छा कमीशन देती थी। मान लीजिए अगर एक एजेंट 1000 रुपये का ज्वाइनिंग कराता था तो उसको 200 रुपये का प्रॉफिट होता था। तो इस तरह करके एजेंट्स ने बहुत सारे लोगों को चैन बाई चैन जोड़ना स्टार्ट किया और उनका ये काम तेजी से बढ़ने लगा। जब उनका काम ये तेजी से बढ़ने लगा तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने, उनकी जो सुदीप्तो सेन थी, उनकी एक असिस्टेंट थी जिनका नाम था देवजनी मुखर्जी, उनको इन्होंने हायर किया और हायर करके उन्हें ये सारे उनके जो क्राइम है जो लोगों ने किया उसको हैंडलिंग करने के लिए ऑपरेशन हैंडलिंग मैनेजर बना दिया और तरह तरह का काम उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे कि उन्होंने काम कहाँ कहाँ किया, रियल इस्टेट में, मीडिया आउटलेट्स में, फुटबॉल क्लब्स, रिजॉर्ट्स, ट्रैवल्स एंड बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया और इस तरह करके वो धीरे धीरे बढ़ने लगे।
जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो लोगों को ट्रस्ट जीतने के लिए इन्होंने जो बंगाल की जो बेसिक मतलब कहते हैं कि बंगाल की जान है, एक फुटबॉल और दूसरा दुर्गा पूजा, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ बंगाल में, कोलकाता में ये चीज़ों लोगों को सभी को पसंद है, क्योंकि ये बेस्ट एंड बेस्ट होता है यहाँ पे। तो जो शारदा ग्रुप थी वो फुटबॉल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी, फुटबॉल क्लब में। फिर उन्होंने तरह तरह के जो दुर्गा पूजा के पंडाल्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि वो आम लोगों की नज़र में ज़्यादा अपना ट्रस्ट बना सकें। ठीक है, इस तरह करके और आम लोगों के बीच में उन्होंने जैसे ऐसे बॉलीवुड नेताओं को मतलब कि अपने एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जो कि काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेमस थे। जैसे कि शारदा ग्रुप के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो मिथुन चक्रवर्ती जी थे, और इस तरह करके उन्होंने बंगाल को लोगों को बेवकूफ़ बनाना, झूठ पे झूठ बोल बोल कर फेंक फाक कर करके अपने शारदा ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया। ठीक है, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है कि वो एक बेहतर ज़िंदगी अपने परिवार को दे सके, और उसके लिए वो मेहनत से कमा कर पैसे को रखता है और सोचता है कि इन पैसों को कहाँ यूज़ करके कुछ और पैसे को अर्न किया जाए, ताकि मेरा परिवार जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी को जी सके। लेकिन इन लोगों का ये धंधा काफ़ी दिन तक नहीं चला, क्योंकि भारत में जहाँ पे लोग गलत करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत करने वाले लोगों को आम लोग तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कुछ ब्रिलियंट्स लोग हैं जो कि ध्यान देते हैं कि ये बंदा किस तरह से गलत कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे भारत की एक विभाग है जिसको सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनकी नज़र ये शारदा ग्रुप पे पड़ी और उन्होंने शारदा ग्रुप से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, और तब जाके इनका पर्दा फाश हुआ। सेबी में एक नियम यह है कि यदि 50 से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेबी का लाइसेंस लेना पड़ता है, और सेबी का लाइसेंस लेके ही आप आगे अपने कंपनी को बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल लोगों से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। लेकिन शारदा ग्रुप ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने फेक लाइसेंस को लोगों को बीच रखा और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। शारदा ग्रुप ने 17 लाख लोगों से, बंगाल के, बिहार के, असम के, झारखंड के, त्रिपुरा के, इन सभी जगहों के 17 लाख लोगों से 4000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, जो कि बंगाल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम है। आपको बता दें कि ये जो शारदा ग्रुप थी, इस तरह की और भी कंपनियां थी, तो ये सारी कंपनियों ने 2006 से लेकर 2013 तक पूरे बिहार, असम, त्रिपुरा, झारखंड 6 स्टेट्स में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, जो कि एक कलेक्टिव CIS मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पैसे को इकट्ठा करके और कहीं इन्वेस्टमेंट दिखा के उससे प्रॉफिट देना, उसको कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बोलते हैं। उसके तहत में इन कंपनियों ने 30,000 करोड़ का स्कैम किया, जो कि बहुत बड़ा स्कैम है। बट शारदा ग्रुप का जो ये है, ये पूरी तरह एक्सपोज तब हुआ जब फरवरी 2013 को 5 साल के बाद रिटर्न देने का समय है। तब जो हमारे सुदीप्तो सेन थे वो धीरे धीरे क्या किए कि इस बिजनेस को क्लोज करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो उनके कर्मचारी था उनका सैलरी, फिर PF का पैसे, इन सभी को स्टॉप करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे करके वो कंपनी को भी ताला लगाने चले गए। ठीक है, 26 मार्च 2013 को कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई, और उसके बाद से कंपनी जब बंद हो गई तो इसका पता जब लोगों को पता चला, एम्प्लॉयज़ को पता चला, तो उन्होंने जो TMC जो पार्टी है उसके हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो स्टेट की CM है
ममता बनर्जी जी, उनसे उन्होंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगा, किस तरह से इससे परेशानी से निकला जाए। तो ममता बनर्जी ने उनकी हेल्प की। लगभग 500 करोड़ रुपीस ममता बनर्जी ने दिया था आम लोगों को, ताकि उनके साथ जो हुआ उनसे कुछ राहत मिल सके। लेकिन सेबी इन सारी चीज़ों को, जानकारी को निकाल कर इसमें पता जब की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टीएमसी के लीडर थे जो इस मामले में इन्वॉल्व थे। तो सेबी ने उनसे पूछताछ की, लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिला, क्योंकि सारा क्लेम सुदीप्तो सेन की तरफ जा रहा था। तब जाके सुदीप्तो सेन ने एक 18 पेज का लेटर लिखा और उसमें उसने बोला कि ये सब जो उसने किया, उसमें जो राज्य की पार्टियां हैं, राज्य के बड़े बड़े पार्टियां के नेता भी इन्वॉल्व हैं उन लोगों, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाया। फिर क्या हुआ, सुदीप्तो सेन भाग गया, बंगाल छोड़ के चला गया कश्मीर, उधर रहने लगा। तब जाके हुआ क्या कि 18 अप्रैल 2013 को उसके खिलाफ में एक अरेस्ट वारंट निकला। और जब अरेस्ट वारंट निकला तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस गई, तो कश्मीर से उसको पकड़ा गया और वहाँ से उसको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 25 अप्रैल को ये केस हमारे जो हाई कोर्ट है, कोलकाता हाई कोर्ट में आई, और उस समय से लेकर आज तक कोई सुनवाई कोर्ट की तरफ से नहीं हुई है। ये भरोसे के साथ स्कैम हुआ। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि हर बार आम लोग को ही क्यों टारगेट किया जाता है। आम लोग आसान होते हैं, लेकिन आप जो इन कंपनियों को, जब ये कंपनियां अपना सेटअप डालती हैं, जब ये कंपनियां अपने चीज़ों को मार्केट में लाती हैं, तो उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं। आप लोग उस समय देखना चाहिए कंपनी सही है या नहीं है, आम लोगों से इन्वेस्टमेंट करा रही है तो इन पैसे का क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि सरकार जान कर भी चुप रहती है, ऐसी घटनाओं को होने देती है। पर ऐसे में आम लोग जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, ऊंचा बढ़ने का सोच रखते हैं, उन लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है। तो सरकार को इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे स्कैम जो बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है वो कभी ना हो, और हमारा जो बंगाल है, जिसको द सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, वो हमेशा खुशहाल रहे, वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और हमारा बंगाल हमेशा सुरक्षित रहे। तो मैं यहाँ की सरकार से यही बोलूँगा कि ऐसी कंपनी अगर आ रही है, ऐसी कंपनियाँ जो चीट फंड से रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट करा रही है, तो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसमें कंपनियाँ कुछ अच्छी भी होती है, लेकिन बेसिकली खराब लोग ही इसमें जुड़कर इसको और ख़राब करते हैं। जैसे पहले जैसे चीट फंड्स लोकल 10 लोग मिलकर करते थे तो एक दूसरे का हेल्प होता था, लेकिन आज इन कंपनियों के स्कैम के कारण लोगों का आपसी भरोसा उठ गया है, लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को विशेष करके सरकार को रोक टोक लगानी चाहिए, जिससे कि आम लोगों का ज़िंदगी बेहतर हो सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में बने रहे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।